अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर अरहम शब्बीर। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैंने सिलसिला सवालात व जवाबात शुरू कर रखा है और आज मैं एक नए सवाल के साथ आपके सामने हाजिर हूं। पेशावर से हदायतुल्लाह साहब पूछते हैं कि डॉक्टर साहब, मैं कुछ अरसे से दीगर अद्वियात के साथ कोलेस्ट्रॉल कम करने की अद्वियात का इस्तेमाल कर रहा हूँ, इनका कोई नुकसान तो नहीं? ये जो दवाई इन्होंने लिखी है इसको स्टैटिन कहा जाता है। इसमें रोजुवास्टैटिन, अटोरवास्टैटिन और सिम्वास्टैटिन शामिल हैं। ये अद्वियात कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए और कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ के रिस्क को कम करने के लिए इस्तेमाल कराई जाती हैं। तो हदायतुल्लाह साहब, अर्ज़ ये है कि मुज़िर असरात तो इन अद्वियात के काफ़ी सारे हैं जिनका अहाता इस वीडियो में मुश्किल है, लेकिन मैं आपको 4 प्रोमिनेंट और इम्पोर्टेंट एडवर्स इफेक्ट्स की तफसील बताऊंगा, जिनमें नंबर 1 जिगर पर असरात यानी जिगर की बीमारी हेपेटोटॉक्सिसिटी। दूसरे नंबर पर ये शुगर लेवल्स को बढ़ाती हैं, इसकी तफसील बताऊंगा आपको। तीसरे नंबर पर मायोपैथी यानी पट्ठों की बीमारी या पट्ठों की कमज़ोरी, जिस्म में दर्द कह लें आप। और चौथे नंबर पर कन्फ्यूजन और मेमोरी लॉस। तो इन चारों की तफसील इस वीडियो में मैं आपको अर्ज़ करूंगा इंशाल्लाह। तो सबसे पहले बात करते हैं जिगर की बीमारी यानी हेपेटोटॉक्सिसिटी के बारे में। स्टैटिन्स, जैसे कि मैंने बताया कि कोलेस्ट्रॉल कम करने वाली अद्वियात है। ये एलडीएल के लेवल्स को कम करती हैं और वीएलडीएल्स के लेवल को कम करती हैं, टोटल कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करती हैं। लेकिन इन अद्वियात को जब प्रिस्क्राइब किया जाता है तो जिगर के बारे में 2 तरह की कंडीशंस हो सकती हैं। पहली कंडीशन जिसमें पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक होता है, जिसका मतलब ये है कि पेशेंट को कोई ज़ाहरी अलामत इस बारे में ज़ाहिर नहीं होती किसी जिगर की बीमारी के बारे में, और इसके साथ साथ उसका एएलटी लेवल आर्जी तौर पर कुछ बढ़ जाता है। एएलटी एक एंजाइम है जो जिगर में पाया जाता है, और ये एएलटी के लेवल्स का बढ़ना स्टैटिन्स के इस्तेमाल के शुरू से 12 हफ्ते के अंदर यानी 3 महीने के अंदर हो जाता है। बहुत सारे साइंटिस्ट इसको ट्रू हेपेटोटॉक्सिसिटी नहीं मानते, यानी हकीकी मानों में जिगर की बीमारी तस्लीम नहीं करते। वो कहते हैं कि इस बारे में एविडेंस नाकाफ़ी है। इसके लिए एक और इस्तिलाह का इस्तेमाल किया जाता है जिसको ट्रांस एमिनाइटिस कहा जाता है। अब सवाल यह है कि ट्रांस एमिनाइटिस को हकीकी जिगर की बीमारी यानी ट्रू हेपेटोटॉक्सिसिटी से जुदा कैसे किया जाए, डिफ्रेंशिएट कैसे किया जाए। तो बाद साइंटिस्ट के नज़दीक एएलटी लेवल्स अगर अपनी अपर नॉर्मल लिमिट से 2 से 3 गुना तक अगर बढ़ जाएं तो ये ट्रांस एमिनाइटिस कहलाता है, ये ट्रू हेपेटोटॉक्सिसिटी नहीं कहलाएगा, और ये आर्जी तौर पर इजाफा होता है। मिसाल के तौर पर अगर अपर नॉर्मल लिमिट एएलटी एंजाइम की 45 है तो 135 तक का इजाफा ट्रांस एमिनाइटिस कहलाएगा और ये माइल्ड इजाफा कहलाएगा। और अगर 3 गुना से ज़्यादा है और 5 गुना से कम है तो ये मॉडरेट कहलाएगा, और अगर ये 10 गुना से बढ़ जाता है तो ये सीवियर इजाफा कहलाएगा और ये ट्रू हेपेटोटॉक्सिसिटी कहलाया जा सकता है। बहरहाल साइंटिस्ट ने इस बारे में मुख्तलिफ इस्तिलाहात को इस्तेमाल किया है। बाज़ साइंटिस्ट के नज़दीक अगर एएलटी के लेवल्स 3 गुना तक बढ़ जाएं और उसके साथ टोटल बिलीरुबिन्स के लेवल अपर नॉर्मल लिमिट से 2 गुना बढ़ जाएं और ये दोनों इकट्ठे पाए जाएं तो इसको भी हेपेटोटॉक्सिसिटी में शुमार किया जा सकता है। बहरहाल ये जो कंडीशन है जिसमें पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक है यानी उसने ज़ाहरी अलामात नहीं है और 2 से 3 गुना तक एएलटी के लेवल्स बढ़े हैं, ये अमूमन आर्जी होते हैं और स्टैटिन्स के इस्तेमाल के कुछ अरसे बाद स्पॉन्टेनियसली खुद ब खुद ही ख़त्म हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, नॉर्मल लेवल पे आ जाते हैं। अब आते हैं दूसरी कंडीशन की तरफ, जिसमें जो पेशेंट है वो सिम्प्टोमेटिक होता है यानी उसमें ज़ाहरी अलामात ज़ाहिर हो जाती हैं और एएलटी के लेवल्स कम से कम अपनी अपर नॉर्मल लिमिट से 10 गुना बढ़ जाते हैं, यानी 450-500 से भी ज़्यादा हो जाते हैं और बाज़ केसेस में हज़ारों में पहुंच जाते हैं। तो चूंकि स्टैटिन्स के साथ जिगर की बीमारी होने का यानी हेपेटोटॉक्सिसिटी होने का रिस्क बहुत ही कम लेवल का है, इतने कम लेवल का है कि एफडीए ने कहा है कि स्टैटिन्स के इस्तेमाल से पहले बेस लाइन के तौर पर एलएफटीज करवा लिए जाएँ, लेबॉर्ट्री टेस्ट करवा लिए जाएँ ब्लड के, और उसके बाद रूटीन मॉनिटरिंग की भी ज़रूरत नहीं है, यानी रिस्क इतने कम दर्जे का है। इसलिए अगर किसी के एएलटी लेवल्स 10 गुना से ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो सबसे पहले इस बात को रूल आउट किया जाता है कि क्या पेशेंट कोई ऐसी अद्वियात तो इस्तेमाल नहीं कर रहा, स्टैटिन्स के साथ दूसरी ऐसी अद्वियात तो इस्तेमाल नहीं कर रहा जो खुद भी एएलटी के लेवल में इजाफा करती हैं, या कोई जैसे कि फेबक्सोस्टेट हो सकती है, ये यूरिक एसिड को कम करती है दवाई और ख़ुद भी एएलटी के लेवल्स में इजाफा करती है। तो अगर इसको स्टैटिन्स के साथ कंबाइन किया जाएगा तो हो सकता है एएलटी के लेवल्स ज़रा ज़्यादा बढ़ जाए। इसी तरह कुछ ऐसी अद्वियात जिनका स्टैटिन के साथ ड्रग इंट्रैक्शन है,
फॉर एग्जांपल एरिथ्रोमाइसिन एक एंटीबायोटिक है, या एंटी फंगल कीटोकोनाजोल, इट्राकोनाजोल वगैरह, ये ड्रग्स भी स्टैटिन्स के साथ ड्रग इंटरेक्शन कॉज करती हैं और स्टैटिन्स के लेवल में इजाफा कर सकती हैं, जिसके नतीजे में हो सकता है कि ALT के लेवल्स कई गुना तो बढ़ जाएं। यह भी हो सकता है कि मरीज को कोई और जिगर की बीमारी हो जिसकी वजह से ALT लेवल्स इतने ज़्यादा रेज हुए हों, जैसे कि हेपेटाइटिस B हो सकता है, हेपेटाइटिस C हो सकता है। अब ये हेपेटाइटिस के नतीजे में आमतौर पर ALT लेवल्स का इजाफा हज़ारों में होता है। इसके अलावा फैटी लीवर डिजीज़ हो सकती है, नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़ हो सकती है। तो इन सारी बीमारियों को और दूसरी अद्वियात के इस्तेमाल को जिसके नतीजे में ALT लेवल्स बढ़ सकते हैं, उनको पहले रूल आउट करना ज़रूरी होता है, और इसके लिए अल्ट्रासाउंड करवाया जा सकता है और ब्लड टेस्ट करवाए जा सकते हैं ताकि इन सारी चीज़ों को रूल आउट किया जा सके। बहरहाल जैसा कि मैंने बताया कि FDA के नज़दीक इन सारी मामलात को जांचने के बाद जो फाइनल कंक्लूजन है या इस वक्त तक की जो रिकमेंडेशन है, ये ज़्यादा बेहतर है कहना कि FDA की जो इस वक्त तक की रिकमेंडेशन है वो यही है कि जिगर की बीमारी का रिस्क बहुत कम लेवल का है स्टैटिन्स के साथ। बाज़ स्टडीज़ के मुताबिक हेपेटोटॉक्सिसिटी के चांसेस 3% से भी कम है और बाज़ के नज़दीक तो सिर्फ 1% है। अब आते हैं दूसरे मुज़र असरात की तरफ, जिसमें स्टैटिन्स का इस्तेमाल HbA1c के लेवल्स में इजाफा कर सकता है और फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज के लेवल में भी इजाफा कर सकता है। कुछ स्टडीज़ के मुताबिक 9% इसके चांसेस हैं और कुछ स्टडीज़ के मुताबिक 27% इसके चांसेस हैं। बाज़ रिसर्च स्टडीज़ ये कहती हैं कि पोस्ट मेनोपॉज़ल वीमेन में, यानी बड़ी उम्र की 40 साल से ज़्यादा उम्र की ख़वातीन में इसके चांसेस ज़्यादा हैं। अब इशू ये है कि बहुत सारे ऐसे मरीज़ जो प्री डायबिटिक होते हैं या डायबिटिक होते हैं, वो ख़ुद भी स्टैटिन्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो अब ये डॉक्टर की सवाबदीद पे है, उसने बेनिफिट टू रिस्क रेशो कैलकुलेट करनी है, यानी यह देखना है कि स्टैटिन के इस्तेमाल का फ़ायदा ज़्यादा है या नुकसान ज़्यादा है। आमतौर पर क्लिनिकल ट्रायल्स में, रिसर्च स्टडीज़ में यही देखा गया है कि स्टैटिन्स के इस्तेमाल के बेनिफिट ज़्यादा हैं क्योंकि ये कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ के रिस्क को कम करती है। तो इस सिलसिले में डोज कम करने से भी फ़ायदा हो सकता है, स्टैटिन्स की डोज कम करने से, और दूसरी एंटी डायबिटिक अद्वियात के इस्तेमाल से भी शुगर लेवल को कंट्रोल किया जा सकता है, जैसे कि इंसुलिन है या दूसरी ओरल एंटी डायबिटिक एजेंट्स हैं जैसे ग्लिमिप्राइड और ग्लिबिनक्लामाइड वगैरह। स्टैटिन्स के मुज़र असरात में तीसरे नंबर पर मायोपैथी है, यानी पट्ठों की बीमारी। इसकी कई फॉर्म्स हैं, जैसे कि मायल्जिया, पट्ठों में दर्द होना, मायोसाइटिस यानी पट्ठों की सोजिश हो जाना। इसके अलावा एक बड़ी रेयर फॉर्म है जिसको रेब्डोमायोलिसिस कहा जाता है। इसमें मायोपैथी के साथ साथ किडनी फेलियर भी हो जाता है और डिससेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोगुलेशन, यानी सारे जिस्म में खून की नालियों के अंदर क्लॉट्स बन जाते हैं और डेथ भी वाक़या हो सकती हैं। बहरहाल जो 21 क्लिनिकल ट्रायल्स पर एक मेटा एनालिसिस हुआ है और उस मेटा एनालिसिस का निचोड़ यही है कि तकरीबन 1 लाख लोगों में से सिर्फ 5 अफराद को ये मायोपैथी होती है। और ये जो क्लिनिकल ट्रायल्स हैं, इन्होंने मायोपैथी को जो डिफ़ाइन किया है, उनके नज़दीक मायल्जिया होना चाहिए यानी जिस्म में दर्द, और इसके साथ साथ एक एंजाइम है क्रिएटिन काइनेज, उसके लेवल अपने अपर नॉर्मल लिमिट से 10 गुना ज़्यादा हों। जब ये दोनों चीज़ें पाई जाएं, यानी सी के लेवल्स भी अपनी अपर नॉर्मल लिमिट से 10 गुना ज़्यादा हो और मायल्जिया यानी जिस्म में दर्द भी हो, पट्ठों में दर्द भी हो, तो ये मायोपैथी कहलाता है। तो ऐसे पेशेंट 1 लाख में से सिर्फ 5 थे। और ये देखा गया है कि बड़ी उम्र के अफराद में, यानी 70 साल से ज़्यादा उम्र के अफराद में ये इसके चांसेस होने के ज़्यादा हैं। बहरहाल स्टैटिन्स का इस्तेमाल तर्क कर देने से सूरत हाल में बेहतरी आ जाती है। चौथे नंबर पे स्टैटिन्स के मुज़र असरात में आता है कन्फ्यूजन और मेमोरी लॉस। ये भी बहुत ही रेयर है, अनकॉमन है और ज़्यादा सीरियस नहीं है और बहुत ही इल डिफाइंड है, इसलिए स्टैटिन्स के इस्तेमाल को तर्क कर देने से इस सूरत हाल में भी बेहतरी आ जाती है। तो हिदायतुल्लाह साहब, उम्मीद है आपको आपके सवालात के जवाब मिल गए होंगे। अगर आप मुझ तक अपने मज़ीद सवालात पहुँचाना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, मज़ीद तिब्बी, तहकीकी और मुस्तरद मालूमात के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।